हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसमें हमने जाना था कि या अगर इस तरह कोई सिस्टम, इस तरह से दो चार्ज थे, ये Q1 था, उसमें ये Q2, और अगर मैं इधर फोर्स, इधर Q1 था, इधर Q2 था, अगर इधर आपने फोर्स निकाला था वो क्या था आपका F12 था, इधर जो फोर्स बना था वो बना था आपका F21। ठीक है, यहां पर जो F12 फोर्स था वो था फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसका मैंने आपको ट्रिक से फॉर्मूला बनाना सिखाया था। वो कैसे बनाया था आपने? के दोनों चार्जेस को लिखिए, पहले Q1 Q2 अपॉन, यहां पर जो 1 है तो पहले लिख देंगे R1, फिर पीछे 2 है तो माइनस लिख देंगे R2 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू जो यहां लिखा है वही ऊपर लिख देंगे R1 माइनस R2 वेक्टर। ये आपको मैंने ट्रिक से आपको फॉर्मूला लिखने की टेक्निक बताई थी। ऐसे ही सिमिलरली हम F21 लिख सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको? K Q1 Q2 सेम है बिल्कुल, बस नीचे क्या करना है, यहां पर पहले 2 लिखा हुआ है तो हम नीचे क्या देंगे, पहले R2 लिख देंगे। बाद में लिखा हुआ है 1 तो पीछे लिख देंगे R1 लिख देंगे, होल क्यूब कर देंगे और इनटू लिख देंगे R2 माइनस R1 वेक्टर। इस तरह से हमने फॉर्मूला को लिखना सीख लिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये F12 और F21 में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो दोनों ही फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है। ठीक है, दोनों के अंदर ऊपर जो न्यूमरेटर है वो दोनों में ही K Q1 Q2 है, और नीचे अलग है, थोड़ा सा नीचे अलग क्या है, इसमें था आपका, अगर F12 का हम लिखे तो ऐसा था K1 Q1 Q2 अपॉन R12 था नीचे, ये था, है ना। सिमिलरली यहां पर हमने देखा कि यहां पर F21 K Q1 Q2 नीचे क्या आएगा R21 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू R21 कैप, ये हम लिखे थे। इनमें रिलेशन क्या है आपस में? दोनों ही फोर्स हैं और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, बट केवल डायरेक्शन अपोजिट है। देखो यहां पर R12 और R21 दोनों ये डिस्टेंस है। जब हम F12 निकाल रहे थे तो हमने इसको बोल दिया, इधर गए, इसको बोल दिया R12 ऐसे, और जब हम F21 निकालते हैं इधर की ओर तो उस टाइम बोलते हैं इसको R21। ठीक है, बस इतना है। जब हम F12 निकालते हैं तो R12 बोल देते हैं, जब F21 निकालते हैं तो R21 बोल देते हैं, और एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो दोनों की सेम है, जो कि ये वाली है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि F12 इक्वल टू F21 माइनस में, ये दिखाता है कि दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये हमने देख लिया। सिमिलरली हम इनके बारे में भी यही कह सकते हैं, क्योंकि बोथ डिस्टेंस आर सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए हुआ ही काम। ठीक है,
यानी कि अब आपको अगर F12 पूछा है और F21 गिवन है, इनमें से कोई एक पूछ लेगा, एक आपको गिवन आएगा, तो आप दूसरे को उसका अपोजिट बना देंगे, केवल माइनस साइन लगाकर उसको लिख देंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। ये पार्ट हमारा न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए मैं दोबारा आपको ये सब रिकॉल करा दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने देखा यहां पर केवल दो चार्ज थे और दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर यहां पर केवल एक चार्ज हो और उस पर फोर्स लगाने के लिए हमारे पास कई और चार्जेस हों। मान लो यहां पर Q1 भी है, Q2 भी है, उधर Q3 भी है, इस तरह से, तो ये इस पर सभी फोर्स लगाएंगे इस तरह से। तब जो फोर्स आएगा इस पर, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स इस पर आएगा, वो कितना होगा ये बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने। इसने ये कहा कि एक चार्ज पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए, यह उस पर नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस एक चार्ज के ऊपर सभी चार्जेस के द्वारा फोर्स निकालना हो तो उन सब का वेक्टर सम कर दीजिए और आपका नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक का एक दूसरा नाम भी है जो आपको इजी रहेगा, वो है फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं इसको भी। अब पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नेट फोर्स, क्या है? नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, number of charges is vector sum of individual forces acting on it by all अदर चार्जेस। ठीक है, समझ में आ गया आपको डेफिनेशन? एक बार आपको दोबारा पढ़ देता हूं आपको। देखो, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, क्योंकि एक चार्ज के ऊपर अगर आपको नेट फोर्स निकालना हो, किसकी वजह से? ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, एक नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। वो क्या होगा? वो होगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। जितने भी उनके फोर्स लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम कर दीजिए, आपका वो बन जाएगा। ठीक है, इनका सबका वेक्टर सम करो और सबको जोड़ दो। ठीक है, एक बार इसको डायग्राम बना के ड्राइव कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लेते हैं यहां पर चार्ज है Q0। ठीक है, यहां रखा है, ये इधर Q1 है, इधर Q2 है और इधर Q3 है। इधर मान लेते हैं इधर Q3। ठीक है, अब देखो Q0, इस Q0 को Q1 चार्ज, ये सभी पॉजिटिव हैं, सेम साइन के हैं, तो Q1 इस Q0 को इधर ऐसे पुश करेगा इस साइड, और इसको हम कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, नाम अगर रखें तो फोर्स किस पे लग रहा है? फोर्स लग रहा है Q0 पे लग रहा है, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। तो इसको हम बोल देंगे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1 आ गया ये वाला। अब जो ये वाला चार्ज है Q2, ये इसको इधर पुश करेगा, इसको क्या बोल देंगे हम? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू दिस Q2, ऐसे बोल देंगे।
मानो तो इस चार्ज को यहां रख के यहां देता हूं, Q3 की वजह से क्या होगा, ऐसे इधर फोर्स लगेगा, यहां पर रख दे Q3 को, तो इसे कह सकता हूं फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। ठीक है, यानी ये इस पर 3 चार्जेस थे, Q1, Q2, Q3, ये तीनों इसे फोर्स लगा रहे हैं। मैंने पहले क्या करा, Q1 से फोर्स बना दिया इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला इसको इधर पुश करेगा, तो वो बन जाएगा आपका फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, ये आ गया। ठीक है, ये Q2 है, ये इसको इधर ऊपर की ओर पुश करेगा, तो ये बन जाएगा आपका फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। सिमिलरली ये वाला जो है, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका Q0 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। हो गया। अब आपको निकालना है टोटल नेट फोर्स। टोटल फोर्स कहिए या नेट फोर्स कहिए, एक ही बात है। यह जाएगा इन तीनों का वेक्टर सम, ये हो गया वेक्टर सम। ठीक है, इस तरह आप इनको जोड़ देंगे, क्योंकि इन सभी के ऊपर एरो लगी हुई है, तो सभी वेक्टर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसको लिखने की टेक्निक क्या थी। अब इसका मैंने आपको यहां पर कि पहले के Q1 जो ये है, यहां पर नॉट है, Q0 आ जाएगा, दूसरा चार्ज क्या हो गया, Q1 हो गया। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा R01 मैग्नीट्यूड का होल थ्राइस, और यहां पर आप होल 2 कर लीजिए, होल 2, क्योंकि मैं यहां पर वेक्टर लिखा हूं केवल R01 का कैप। मैंने यहां पर अभी U2 वेक्टर को रखा है, इसीलिए यहां पर क्यूब नहीं किया। ठीक है, सिमिलरली आप और को लिख के देखिए, एक बार अपने आप से लिखिए, लिख के देख लीजिए। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। उसको कैसे लिखेंगे, यहां पर K है, पहला आएगा Q0, फिर आएगा Q2 अपॉन R02 का मैग्नीट्यूड का Q स्क्वायर, फिर R02 का कैप। सिमिलरली आप लिख लीजिए फोर्स ऑन Q0 बाय Q3 हो जाएगा आपका K Q0 Q3 अपॉन R03 का होल स्क्वायर इंटू R0 कैप। ठीक है, इस तरह मैंने इनको लिख लिया। अब इनको एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं हम। एक्सपेंड फॉर्म में क्या बन जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर आपका R0 माइनस R3, यहां पर R0 माइनस R1, यहां पर R0 माइनस R2, और इधर पे ऐसे कर देंगे और इस यूनिट वेक्टर को हटा देंगे और उसको वेक्टर्स में लिख देंगे। तो लिख लीजिए एक बार आप ऐसे, यहीं पर लिखता हूं इसको, यहां पर K Q0 Q1, यहां पर R0 माइनस R1 वेक्टर, जब ऐसे लिखते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर का क्यूब बन जाता है। यहां पर लिख देंगे ऐसे R0 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, बहुत आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, इसको लिखो, ऐसे लिख लेंगे Q0 Q2, यहां पर पहले लिखेंगे R, विजिबल आपको यहां पर R0 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, उन सबको वहां पर उतार देंगे, आपको बन जाएगा। लिख लेते हैं यहां पर इसको, यहां पर K Q0 Q1, मैं स्पीड में लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में।
ऐसे तीसरा लिख लो यहां पर। ठीक है, लिख लिया आपने। एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप निकला आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर समेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें जो जो आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा यहां पर के और क्यू नॉट, सभी में कांस्टेंट दिख रहा है आपको, है ना, उसे निकाल देंगे बाहर। के क्यू नॉट बाहर आ गया, समेशन साइन लगा देंगे। यहां पर लिखेंगे क्या बच गया, बदल कौन रहा है, क्यू बदल रहा है, ये वाला यहाँ पे 1 था, यहाँ Q2 हो गया, यहाँ Q3 हो गया, तो हम ऊपर बनेगा QI, नीचे R0 तो सेम सभी में, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन ये दूसरा जो टर्म है ये हर एक के अंदर बदल रहा है, सेकंड टर्म, तो उसको हम लिखेंगे I, यानी कि जो टर्म बदलता रहता है उसको I लिखते हैं, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट लिख लेंगे, ये बाहर निकाल लेंगे। ये यहाँ पे बाहर नहीं लिख सकता क्योंकि ये मोड के अंदर है, इसलिए वही लिख दिया हमने। यहाँ पर हर एक की पावर क्यूब है तो क्यूब लिख दिया। अब इंटू ऊपर हर जगह R0 है, लेकिन यहां पर ये बदल रहा है R, सेकंड टर्म बदल रहा है ना, तो यहां पर ये लिख लेंगे इसको भी, R0 माइनस RI वेक्टर। ठीक है, अब जो I की लिमिट है वो कहां से कहां तक है, I की लिमिट 1 से लेकर, जीरो यहाँ पे है ऑलरेडी, 1 से लेकर n तक जाएगी, तो n तक। यहां पर मैंने केवल 3 टर्म लिए हैं तो यहां पर n की वैल्यू 3 आ जाएगी, और अगर n टर्म्स होंगे तो n लिख देंगे। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में करके लिख दिया आपको, एक बार देख लो और नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी, लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको और बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम पढ़ सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड यूज होता मिलेगा, लेकिन हम इसको समझने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी से समझेंगे। ठीक है, ये दोनों ही सेम थिंग्स हैं, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा और वैसे समझने के लिए हम इसे लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये एक रेशो है। रिलेटिव परमिटिविटी में रिलेटिव का मतलब क्या है कि हमने इसको किसी से कंपेयर किया है, तो हमने फोर्स को कंपेयर किया है। हमने देखा कि दो चार्जेस को अगर हम एयर में रखें और फिर उन दोनों चार्जेस को हम किसी मीडियम में रखें, उनकी डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहे। एक बार हमने उन चार्जेस को एयर में रखा, फिर उनको हमने एक किसी मीडियम में रखा, फिर चेक किया कि कितना फोर्स निकल के आता है। हमने देखा दोनों में फोर्स अलग अलग आया, और फिर हम इन दोनों फोर्स को डिवाइड कर दिया, तो वो बन जाती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यानी कि लिख लेते हैं इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं हम। इट इज द रेशो ऑफ फोर्सेस बिटवीन two charges. It is the ratio of forces between two charges when they present in air to force to when they present in any medium। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द रेशो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस
व्हेन दे प्रेजेंट इन एयर टू व्हेन दे प्रेजेंट इन मीडियम। क्योंकि ये रेशो हो गया, जब एयर के अंदर जो फोर्स आया मान लो वो आया F0, और जो मीडियम के अंदर फोर्स आया वो आया मान लो Fm। ठीक है, तो परमिटिविटी हो आपकी, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी आपकी F0 अपॉन Fm। ठीक है, ये है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला और छोटी सी डेफिनेशन, इससे समझेंगे इसको। ठीक है, अब कांस्टेंट इसलिए नाम आया, जो इसकी यूनिट होंगी, मान लो इसकी यूनिट न्यूटन है, इसकी यूनिट भी न्यूटन है, दोनों कट जाएंगे तो ये एक यूनिटलेस कांस्टेंट आएगा, इसलिए इसमें नाम में जुड़ा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला F0 का हो जाएगा आपका K या फिर 1/4 पाई, यहाँ पर K के बजाय हम परमिटिविटी टर्म्स में लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाला फोर्स होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन M इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मैंने मान लिया, यहां पर हम जानते हैं एयर की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं आपको 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है ना। यहां पर हमको इसकी परमिटिविटी नहीं पता, क्योंकि अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, परमिटिविटी को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं और फिर डिवाइड करके परमिटिविटी को निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपको एग्जाम में परमिटिविटी ऑफ मीडियम गिवन नहीं आती, क्योंकि उसे निकालना मुश्किल है। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली फोर्स निकाल लेते हैं एयर में और फिर मीडियम में, फिर करते हैं हम दोनों को डिवाइड करके उनकी रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लेते हैं। एग्जाम में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन रहता है लेकिन हमको फॉर्मूला में परमिटिविटी चाहिए, तो इस परमिटिविटी की जगह हम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो आगे, यहां पर हमने देखा F0 अपॉन Fm वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन M इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाला टर्म दोनों में सेम दिखाई पड़ रहा है आपको, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बाकी ये वाला टर्म को लिख लेंगे ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली टर्म है ये इसका ये हिस्सा घूम जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा तो मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन M अपॉन 1। ठीक है, यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास F0 अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया आपका, ये है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमने रिलेटिव परमिटिविटी को एक सिंबल दे दिया जो कहलाया एप्सिलॉन R, तो हम कह सकते हैं ये हो गया आपका एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो यहां बन जाएगा एप्सिलॉन M, इधर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस फॉर्मूला यूज इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है,
ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। क्यों? क्योंकि हम बताया आपको क्वेश्चन के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन आता है, उसकी मीडियम की परमिटिविटी गिवन नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूज कर लेंगे इन प्लेस ऑफ इट्स परमिटिविटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन और जान लेते हैं। थोड़ा सा परमिटिविटी के बारे में बता देता हूं आपको। परमिटिविटी क्या करती है? परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। मैं बताया था आपको मैंने कि परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्रू पास होने से रोकती है। यानी कि जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ज्यादा रोकेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रुक जाएंगी तो फोर्स भी कम हो जाएगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाती है। अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फील्ड उससे कम पास होंगी। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि परमिटिविटी खुद को तो परमेबल बनाती है लेकिन दूसरे को रोकती है। खुद को तो परमिट कर रही है कि दूसरे की फील्ड को रोक दो। तो इस परमिटिविटी की वजह से वह मीडियम चार्ज के फील्ड को रोक देगा। चार्ज फील्ड रुकेंगी तो फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था आपको जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है उसके अंदर फोर्स कम है। यहां दिखाई पड़ेगा आपको। कैसे? मान लो फोर्स अगर निकालना हो आपको एफ एम निकालना है तो यहां पर हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला निकल का आया जो आपका वो है एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा आपका एफ एम इक्वल टू आया एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो एयर के कंपैरिजन में कम आया है। क्यों कम आया है? क्योंकि यहां नीचे कोई कांस्टेंट है जो इसे डिवाइड कर देगा, छोटा कर देगा। इसीलिए मीडियम के अंदर एयर के कंपैरिजन में फोर्स कम आएगा। और ये एप्सिलॉन आर है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जब ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली घट जाएगी। मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज होगा और ये भी यूज होगा। ठीक है, मान लो आपको एयर में पहले आपको रख दे, पहले इस सिस्टम को एयर में रख दे, उससे आप फोर्स निकाल लो, है ना। फिर कहेगा इसी सिस्टम को आप किसी मीडियम में रख दीजिए और उस मीडियम का आपको वो दे देगा डायरेक्ट कांस्टेंट। मान लो इसको दे दिया 81 या 80। ठीक है, वाटर का 80 से 81 तक, 80 से 81 तक डायरेक्ट कांस्टेंट होता है। इनमें से कोई सा भी आपको दे देगा और पूछेगा कि आपने पहले एयर में रखा उनको, फिर आपने उनको वाटर में रखा, बताओ कितना फोर्स हुआ। तो आप एयर के फोर्स को 80 से डिवाइड कर दोगे तो वो वाटर का निकल जाएगा। तो हमें अगर वाटर का निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे फोर्स इन वाटर इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, जिसकी वैल्यू हमें गिवन आएगी। वो कितनी है? मान लो 80 है तो उस 80 से डिवाइड कर देंगे, वाटर में फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस पे। ठीक है, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हैं। यहां पर इसकी वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा। लिख के दिखाता हूं आपको यहां पर कि 1 अपॉन, ये लिखो यहां पर, ये लिखता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह ये वाला लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने काफी कुछ सीख लिया है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।
और उससे पहले 2 टॉपिक पढ़ाने भी जरूरी थे, तो इसलिए हम अब आपके न्यूमेरिकल्स पढ़ाने शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल, इज दिस चार्ज इज पॉसिबल। आपको एक चार्ज दे रखा है, पॉसिबल है या नहीं आपको बताना है। कितना दे रखा है? 5.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। तो चेक करो क्या ये चार्ज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल भी है या नहीं। एक बार खुद ट्राई करें आप, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कॉपी पेन निकालिए और सॉल्व करके देखिए और बताइए कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। तो हमने देखा किसी चार्ज को पॉसिबल होने के लिए Q इक्वल टू प्लस माइनस NE वाला फॉर्मूला वैलिड करना चाहिए, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड होना चाहिए। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ये। तो यहां पर क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस फॉर्मूले में यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। बताया था मैं आपको, एक इंटीजर वैल्यू है। अगर यहां पर इंटीजर वैल्यू आ जाती है तो ये चार्ज पॉसिबल है। अगर ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू या डेसिमल वैल्यू आती है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि ये n इंटीजर है या डेसिमल है। चेक कर लेते हैं। यहां पर Q क्या है? ये है Q, 5.8 इंटू 10 की पावर 18 आपका चार्ज है ना। E हमको ऑलरेडी जानते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं आएगा, आपको याद रखना होगा। तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये कूलम हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड करना है वेदर n इज इंटीजर और ए फ्रैक्शन। तो पुट कर लेते फॉर्मूला, Q इक्वल टू NE, यानी कि n इक्वल हो जाएगा Q बाई E। ये फॉर्मूला यूज करना है। पुट कर दीजिए वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज। n इक्वल टू 5.8 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहां पर इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, तो यहां पर ये आएगा, इस पॉइंट से वाला पॉइंट हट गया, ये ऊपर गया, यहाँ पर 19 ये माइनस का है, तो 10 की पावर -19, ये 19 जो है ऊपर आकर प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आएगी इतनी पावर प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा n इक्वल टू 5.8 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन 16, विजिबल है यहाँ पर। n इक्वल टू 58 यानी कि 550 अपॉन 16, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका n क्या आएगा? n आप देख पाओगे ये फ्रैक्शन वैल्यू है आएगी। कट चेक कर लेते हैं यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 बन जाए बार, 4 से बार, और ये 4 से कट गया यहाँ पर, ये तो 4 से मैं सीधा 16 से काट रहा हूँ इसको। 16 3 जा 48, कितना टाइम बचा, और यहाँ पर 16 6 जा 96 पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बच गया है, तो 4 के बाद हम 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो 2 जा बार गए यहाँ पर 32, 8 आया, 0 लिया, 16 5 जा, तो यहाँ पर कितना आ गया? 36.25 आया। अब अपने हिसाब से देख लेना, चाहे आप पहले 4 से काट के देख लेना, मैं 16 से काट दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं
यहां पर n की वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या है, n इज नॉट इंटीजर, यहां पर इंटीजर नहीं है, n इंटीजर नहीं है, सो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन है और करके देख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर आपको सॉल्व करना। आपके लिए दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल और लिखे हैं, एक बार आप इनको एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बता दूंगा आपको। ट्राई करिए, पहले खुद से ट्राई करिए। तो बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल उठाए मैंने आपको, ताकि आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाए। पहले आसान आसान न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम आपको लेवल और बढ़ाएंगे। पहले आप ये दोनों न्यूमेरिकल और ट्राई करिए, फिर हम कल आपको और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाएंगे। पहले ये दोनों ट्राई कर लीजिए एक बार। इसमें क्या है, पहले जो न्यूमेरिकल उसमें लिखा है, ए मेटल सरफेस हैज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁹ कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो हुआ क्या, यहां पर एक मेटल सरफेस है, उससे उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है, जो कितना है, वो है 10⁻⁹ कूलम। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब रिमूव्ड होंगे उससे निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि Q कितना दे रखा आपको, प्लस का 9⁻⁹। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो गया। कब हुआ होगा, जब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे। आपसे पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव्ड यानी कि निकले हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है, यानी कि n पूछा है। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी कराया था आपको मैंने। हम यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे, जो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। यहां पर E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और सिंपल सी कैलकुलेशन करके देख लीजिए एक बार। Q/E इक्वल टू 10⁻⁹, E की वैल्यू पुट कर देंगे -19, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 19.6, 16। सॉल्व कर लेना इसको, प्लस का 10 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा यहां से, तो यहां पर एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो ऊपर ही जीरो जाएगी ऐसे। यहां पर एक पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आया, ये ऊपर जाएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो वहां हो जाएगा 10 की पावर ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से एक जीरो और निकाल लेना, ये बन जाएगा आपका 100 इंटू 10 की पावर 9/16। मैंने क्या करा, इसकी एक जीरो को ऊपर ले गया, तो वहां पर ये बनेगा 10, ऊपर ये 10 लिख दिया। फिर मैंने इसमें से एक जीरो और निकाल के इसको 100 बना लिया, ताकि मैं इसको सॉल्व कर लूँ अलग से। ठीक है, और इंटू 10 की पावर 9 लिख दूं। अब आपको इस 100 को 16 से काटना है और आंसर आ जाएगा। आप अलग से इसको डिवाइड करके देख लेना, 16 से पिछली बार की तरह काट दीजिए। 16 6 जा 96 बचेगा 4, यहाँ बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे। 6 टाइप कटा तो यहाँ बचा 4 घटकर, क्योंकि 96 इसमें से घटेंगे 100 में से, तो 4 बच जाएगा। फिर हम पॉइंट लाएंगे, ये पॉइंट लग गया, यहाँ बन जाएगा 40, 60 से काटेंगे 2 टाइम्स, फिर बचेगा आपका 8, फिर एक जीरो और लगाएंगे तो ये कटेगा 16, 5 जा 80। आप ऐसे करके देख लेना, इसको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे। यहाँ पर ठीक है, बच्चों को उसमें आपको करके दिखा दिया, तो आप खुद से प्रैक्टिस करो। जितना कैलकुलेशन खुद से करोगे, चाहे आपके पास ये वाला मेथड आता हो आपको इजीली, चाहे आता हो, खुद से प्रैक्टिस करो ताकि आप इस तरह कर सको।
इतनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे तब जाकर आपका आगे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। आपको फास्ट कैलकुलेशन भी सीखनी है, इसलिए ये मत देखो कि कोई न्यूमेरिकल कितना छोटा है कितना आसान है। बात यह है कि उसकी कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन को फास्ट करो और न्यूमेरिकल्स बनाते जाओ। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया, एक बार नोट कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा है कि ए पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद ए वूल। वूल से हमने पॉलिथीन पीस को रब किया, तो इट हैज फाउंड दैट इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, यानी हमने वूल को पॉलिथीन पर रगड़ा तो पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, तो कितने इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन पूछे हैं आपसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। तो यहां भी जैसे ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन पूछे थे वैसे यहां भी आपको इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, आप निकाल देना। फिर पूछा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, क्या यहां पर मास का ट्रांसफर हुआ है? इफ यस देन हाउ मच। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो मास का ट्रांसफर भी जरूर हुआ होगा। ठीक है, हमको मास पूछा है, कितना मास गया, पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर किए हैं, फिर आपको निकालना है उन इलेक्ट्रॉन्स में कितना मास होगा, वही ट्रांसफर क्या होगा, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे उतना इसके ऊपर मास भी ट्रांसफर कर गया होगा। यहां पर एक चीज और लिखी है, ये वूल है, ये पॉलिथीन है। ठीक है, तो किस ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज आता है ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक बार मैं लिखवा देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज किन किन ऑब्जेक्ट पर आता है। पॉजिटिव चार्ज आता है गिलास के ऊपर, वूलन क्लॉथ्स के ऊपर, वूलन क्लॉथ कर लीजिए, एक वूल कह लीजिए, एक ही बात है, और हेयर्स के ऊपर, हमारे जो बादशाह के बाल होते हैं, और फर, जो पक्षियों के पंख वगैरह होते हैं, उन सभी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज आता है वो आता है प्लास्टिक के ऊपर या फिर उससे मिलती जुलती चीजें, प्लास्टिक हो गया, है ना, पॉलिथीन हो गई, इबोनाइट हो गई, रबर हो गया, इन सब पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आप ट्रिक कैसे बना सकते हो कि जो बालों से बनी हुई चीजें हैं, जैसे वुलन क्लोथ्स हो गया, हेयर हो गई, फर हो गई, इन सब पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लास्टिक से बना होता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। चाहे प्लास्टिक की पॉलिथीन हो, कोम्ब हो, कंघा वगैरह हो, है ना, इबोनाइट होती, शीट होते हैं, ये भी इबोनाइट की रॉड होती हैं, वो होती है, रबर हो गया। और यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि यहां पर सिल्क क्लॉथ जो होते हैं, कपड़ों में क्या होता है, सिल्क क्लॉथ भी आपका नेगेटिव चार्ज रखता है। तो आपको कपड़े में यहां पर आपने क्लॉथ्स, लेकिन सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है। और इसको ध्यान रखना, यहाँ ग्लास स्पेशल है, ग्लास के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये एक लिस्ट है जो आप नोट कर लेना कॉपी में, ताकि आपको पूछ ले कि भाई गिवन मटेरियल में से किस पर किस तरह का चार्ज आएगा। आपको मटेरियल दे देंगे, ग्लास दे दिया, सिल्क क्लॉथ दे दिया, रबर दे दिया और हेयर्स दे दिए, तो पूछेगा इन सभी में कौन कौन से चार्ज बनेंगे या कौन सा चार्ज बनेगा। तो आप समझ लेना, जो बालों से बनी हुई चीजें हैं, है ना, और ग्लास रॉड है, उन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। और जो प्लास्टिक से बनी हुई चीजें हैं, कोम्ब हो गया, प्लास्टिक का पेन वगैरह हो गया, स्केल हो गया, उन सभी बनेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे और नेगेटिव वाली चीज पे पहुंचे होंगे। तो हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में चार्ज कितना बना, 2 = 3 × 10⁻⁻⁷।
और हमसे पूछा n होता है Q अपॉन E, यहाँ पुट कर देंगे 3 इंटू 10⁻7 अपॉन E कितना है हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 3 अपॉन 1.6 ऊपर जाएगा 10⁻7 प्लस 19 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको, ये पॉइंट जाएगा ऊपर तो यहाँ 16 बचेगा और ऊपर यहाँ पर कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे 10⁻12 आया। ठीक है, एक तो यहाँ से घटेगा तो 11 आ जाएंगे, फिर ये वाला इसका 10 ऊपर जाएगा तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो इस 11 पावर का 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप अपना हिसाब से देख लेना। ये पॉइंट हटा यहाँ से, 10 नीचे आया, घूम के ऊपर पहुंचेगा तो इसका जो माइनस का आएगा वो आएगा 11 में 1 जुड़ जाएगा तो 12 बन जाएगा। इसमें से 00 निकाल लेंगे तो ये 300 हो जाएगा अपॉन 16 इंटू 10⁻10, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 से काट दीजिए, 16 की पावर आपको आनी चाहिए। इन न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमेशा नीचे 16 रहता है ई के वैल्यू, तो इसलिए 16 का टेबल आप लर्न कर लेना, इसको लर्न नहीं है कर लेंगे। 1 जब बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे इसको 1 जब बार, फिर यहाँ पर 140 बन गया। 140 कितना आएगा आपका 8 बार आएगा, कितना आया 16 128 इसमें घटेंगे तो बचेगा यहाँ पर 12 बचेगा, 1 जो लगा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 120, तो हम दोबारा 16 पार्ट पढ़ेंगे, 16 7 112 है, 112 घटाएंगे इसमें से तो यहाँ बचेगा 8, 16 7 112 आ गया। अब 8 पे एक और जो लगा देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा 80, तो 16 पंजे 80, तो 5 टाइम्स। आप चाहे तो इस तरह से करके देख लेना, इसको ये आ रहा है या नहीं चेक करके देखना एक बार, देखो वो चेक करके ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया 18.875 इंटू 10⁻10। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये मत कहना कि सर ये डेसिमल में आया है, डेसिमल में नहीं है बच्चे, यहां पर 10⁻10 है वो इस डेसिमल को हटा देगी। ठीक है, और आप देखना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे और वहां से 3 जीरोस को कम कर लेंगे, ये तो ये डेसिमल में नहीं है। ठीक है, ये सोचना कि ये डेसिमल में आ रहा है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, चार्ज पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पावर्स में चीजें हैं, वो पावर्स इस डेसिमल को रिमूव कर देंगी, है ना। तो ये चार्ज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने। अब हमें देखना है मास ट्रांसफर, तो मास ट्रांसफर करेगा, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये लिखवाया था मैंने आपको ये वाला भी। ठीक है, बस हमें दिखा करना है मास होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर मास इतना है, इतने पर निकालना आपको, n पर निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, ये हैं आप पर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर मास निकालना है, उसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। बस आपको क्या करना है, इस 91 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है और लिख देना है। करो मल्टीप्लाई और बताओ क्या आंसर आया। तो आपका होगा 17.06 इंटू 10⁻19, ये आएगा आपका मास इन केजी। ठीक है, आप करके देखना, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी थी, आपको इसको करके देख, मतलब कैलकुलेशन तो आपको करनी सीखनी पड़ेगी बच्चे। आपको ये 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 1 मार्क्स में आएगा तो उसके लिए इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन आ गया, ये तो कर लेना आप। ठीक है, कल हम कुछ और अच्छे सवाल पढ़ेंगे जो कि आपके वेक्टर्स के बारे में होंगे, जैसे फोर्स निकालने के लिए रहेंगे,
बहुत से ज्योमेट्रिकल डायग्राम देंगे, उनमें आपको नेट फोर्स निकलवाएंगे और भी बहुत सी चीज़ कराएंगे। कल आपका टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर लेक्चर होगा, इसीलिए सभी कल जरूर जुड़ना।